हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, देखिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए थर्ड ईयर में इकोनॉमिक्स में आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है, न्यू सिलेबस, तो उसमें इंडियन इकोनॉमी जो आपका सब्जेक्ट है, तो उसके हम यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 में ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुका था, प्लेलिस्ट मैंने इसकी बना दी है इंडियन इकोनॉमी के नाम से, तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं प्लेलिस्ट में यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 में आज डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद स्टूडेंट्स 3-4 दिन में मैं ये पेपर आपका खत्म करवा दूंगा। लगभग 600 प्लस में मेरे पास क्वेश्चन, बल्कि 1000 प्लस में मेरे पास एमसीक्यूज हैं, तो मैं ये भी करवाऊंगा। और बीच बीच में आपका जो दूसरा पेपर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड, वो भी मैं आपका पेपर कराऊंगा। तो 10-12 दिन में दोनों पेपर आपके खत्म हो जाएंगे। अदर पेपर्स भी हिंदी, इंग्लिश और एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, तो वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप सजेस्ट कर सकते हैं ताकि वो लोग भी बेनिफिट्स ले लें। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे 2016 से अब 2021 तक के अपलोड हैं मेरी प्लेलिस्ट में। जो पेपर नहीं है वो मैं कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा। तो 2020 तक के तो सारे ही क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं। आप पीडीएफ फाइल भी परचेज कर सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, आप उस पर सिर्फ मैसेज करिएगा। 80 रुपये में आप इन दोनों सब्जेक्ट के एमसीक्यूज जो हैं वो मुझसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट के, हिंदी मीडियम में भी बच्चे ले सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हैं। तो चलिए यूनिट 2 का सिलेबस क्या है पहले वो देख लीजिए, जिसके हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये आपकी यूनिट की, स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन कल्चर सिंस 1991, इश्यूज इन एग्रीकल्चर। इसमें आपका प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, मार्केटिंग, प्राइसिंग एंड फार्मर्स इनकम, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, इसकी हम स्टडी करेंगे। तो ये इसके हम एमसीक्यूज की स्टडी करेंगे। चलिए व्यूअर्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर मैंने साथ के साथ ही इसलिए दे दिए हैं बच्चों, क्योंकि जब बच्चे एग्जाम्स के दिनों में ये पीडीएफ मुझसे परचेज करते हैं और पढ़ते हैं, तो बार बार क्योंकि लास्ट का पेज डिस्कस करना पड़ता है, तो उनको मोबाइल में या लैपटॉप में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से आंसर मैंने साथ के साथ ही दे दिए हैं। ठीक है, जिससे कि 2-3 घंटे में ही जो है सारे 600-700 क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाए। तो आप लोगों की सहूलियत के लिए ही ये मैंने आंसर साथ के साथ दिए हैं। चलिए, कृषि वित्त में अल्पकालीन वित्त की न्यूनतम अवधि क्या है? तो वो होती है 15 माह, है ना, 15 मंथ्स। ग्रामीण एवं कृषि वित्त को पुनर्वित्त, ये पुनर्वित्त लिखा है, एक्चुअली पुनर्वित्त है, करने वाली संस्था का नाम है, तो वो है राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। ठीक है ना बच्चों, तो शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं नाबार्ड। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक को हम शॉर्ट में बोलते हैं नाबार्ड। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्षस्थ, यानी कि सबसे ऊपर संस्था के रूप में कार्य कौन कर रहा है? तो इसका आंसर भी आपका नाबार्ड है, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। बच्चों, ये नाबार्ड की स्थापना जो करी थी सरकार ने, भारत सरकार ने, वो कृषि वित्त देने के लिए ही लोगों को, कि आसान तरीके से लोन या ऋण उपलब्ध कराया जा सके, तो इसलिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए अब शॉर्ट में नाबार्ड नाम आ गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक का, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, अब फोर्थ क्वेश्चन से नाबार्ड नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक का। तो नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है एक, तो मैंने बताया कि नाबार्ड एक बैंक है। ऊपर देखिए जो बी ऑप्शन है थर्ड क्वेश्चन में, राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विकास बैंक, तो नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक बैंक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1982 में। भारत में कृषि विपणन की वर्तमान व्यवस्था है,
तो देखिए, गांव में भी बिक्री होती है, मेलों में भी बिक्री होती है और सहकारी समितियों द्वारा भी बिक्री होती है ना। तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। तो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। भारत में कृषि उपज के विपणन में दोष है, तो इसमें भी मध्यस्थियों की संख्या भी कम है, भंडार गृहों की भी अनुचित व्यवस्था है और यातायात की भी अकुशल व्यवस्था है। तो डी ऑप्शन इसमें भी सही है कि उपयुक्त सभी, है ना, ये तीनों ही है। एगमार्क चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई कंपटीशन में आया हुआ है। एगमार्क चिन्ह का जो प्रयोग है वो कृषि उत्पादन की जो मानक किस्में है ना, किस्म में प्रयोग किया जाता है। कृषि उत्पादन श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन अधिनियम पास हुआ था। तो ये पास हुआ था 1955 में। देश में नापतोल की मीट्रिक प्रणाली आरंभ की गई थी, तो ये की गई थी 1956 में। कांग्रेस कृषि सुधार समिति के अनुसार अधिकतम जोत साधारणतः अधिक जोत डैश से होनी चाहिए। तो अधिकतम जोत साधारणतः अधिक आर्थिक जोत तिगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी, तिगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। आर्थिक जोत के आकार को निर्धारित करने वाले घटक हैं, तो कृषि तकनीक भी है, उनमें भूमि की उर्वरा शक्ति भी है और मंडी से दूरी। तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है कि उपयुक्त सभी। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थी राज समिति। राज समिति ने कहा था कि जो भी कृषि जोतें होती हैं उस पर टैक्स लगाया जाए। निम्न में से क्या भूमि सुधार कार्यक्रम में नहीं आता? तो जो मिट्टी एवं जल संरक्षण है ये भूमि सुधार कार्यक्रम में नहीं आता। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था? ये भी व्यूअर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भूदान आंदोलन है तो ये विनोबा भावे द्वारा प्रवर्तित किया गया। भारत में जोतों का आकार निरंतर कम होने के क्या कारण है? देखिए, दो कारण हैं। एक तो है आपका उत्तराधिकार का नियम और डी पे है आपका भू स्वामित्व की ललक, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और डी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन के लिए विधेयक कब पारित हुआ? ये हुआ 16 जनवरी 1951 को। अधिकांश राज्यों में लगान की दर है, तो वो है अभी भी जो है वो 25% है। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात कितने लाख हेक्टेयर भूमि भूमिहीन किसानों में वितरित की जा चुकी है? तो वो है 68। ध्यान रखेंगे। भूदान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो भूदान आंदोलन जो था वो विनोबा भावे जी द्वारा प्रवर्तित किया गया था और दूसरा भूदान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये सन 1951 में प्रारंभ हुआ था। भारत में खाद्य समस्या को कितने पहलुओं में वितरित किया जाता है? तो 4 पहलुओं में वितरित किया जाता है। खाद्यान्नों के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया गया अप्रैल 1968 में। अन्न बचाओ अभियान को एक नियमित कार्यक्रम बनाया गया, तो वो बनाया गया सन 1969-70 में। 1 जुलाई को खाद्यान्नों के स्टॉक की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 24.3 मीट्रिक टन। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको, 24.3 मीट्रिक टन। किस योजना काल में खाद्य समस्या नहीं थी? तो वो थी प्रथम योजना में।
स्टूडेंट्स मैं एक चार्ट भी आपको बताऊंगा कि प्रथम योजना कब से कब तक थी, दूसरी योजना कब से कब तक थी, तीसरी योजना कब से कब तक थी। ठीक है, तो ये मैं चार्ट आपको बना के दिखाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में वो हेल्प करेगा और कंपटीशन में भी वो क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रथम योजना में खाद्य समस्या जो थी वो नहीं थी। वर्ष 2015 से पूर्व खाद्यान्नों के मूल्यों में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो वो हुई सन 1967-68 में। निम्न में से कौन सा घटक खाद्य नीति का अंग नहीं है? तो वो है उद्योगों पर बल। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई? तो वो की गई सन 1997 में। अंत्योदय अन्न योजना में अन्न, तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि बहुत अधिक रियायती मूल्य पर वितरित किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को अन्न वितरित किया जाता है, तो वो है आर्थिक लागत के 50% पर। भारत में कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जा रही है? तो वो इस समय जो है 49.8% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 49.8%। भारत में कृषि जोत का आकार है, तो इस समय जो है वो 2.3 हेक्टेयर है। ठीक है, 2.3 हेक्टेयर। योजना काल में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान, तो मैं बता दूं आपको, तो वो कम हुआ है। ठीक है, देखिए चलिए इसमें ऑप्शन भी आ गया है, तो वो कम हुआ है। भारत में फसल सुरक्षा का अभाव कारण है किसका? तो वो है तकनीकी कारण। ठीक है, देश में कार्यशील जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो वो है 2/3। योजना काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, तो वो हुई 5 गुना। भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के उपाय हैं, तो देखिए तीनों ही हैं। एक तो नवीन तकनीक यानी कि नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, सिंचाई सुविधा का विस्तार भी किया जाना चाहिए और जनसंख्या का कम दबाव भी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। सन 2000 की राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब हुई? वो हुई 28 जुलाई को। जोत की आर्थिक इकाई वह है जो एक कृषक को न केवल न्यूनतम स्तर अथवा केवल उचित स्तर प्रदान करती है, बल्कि रहन सहन का उच्च स्तर भी प्रदान करती है। तो ये कथन किसका है? तो ये है स्टेनले जेवेंस का। कृषि जोत की विभिन्न धारणाओं को डैश रखा जा सकता है, तो 6 भागों में रखा जा सकता है। जो भी कृषि जोत की विभिन्न धारणाएं हैं उसको 6 भागों में रखा जा सकता है। भारत में सहकारी विपणन समितियों के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। केंद्रीय विपणन समितियां कार्य करती हैं, तो ये कार्य करती हैं जिला स्तर पर, ध्यान रखेंगे। सहकारी कृषि विपणन के लाभ हैं, तो तीनों ही लाभ है। मध्यस्थों का अंत भी होता है, उससे कृषि उपज का प्रमापीकरण भी होता है और उचित मापतोल भी संभव होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। विपणन योग्य आधिक्य के अधिक होने के लाभ हैं, तो देखिए इसमें भी तीनों ही आते हैं कि उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धि, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि और आंतरिक बाजार का विस्तार भी होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। भारतीय किसान को उसकी
उपज का उचित मूल्य ना मिलने के क्या कारण है? तो देखिए इसमें भी तीनों कारण हैं कि कम अतिरेक, अतिरेक मतलब सरप्लस, ठीक है, एक्सेस इंग्लिश में होता है, घटिया किस्म भी हो सकती है और प्रमापीकरण का अभाव भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में कौन सी मंडी की कपटपूर्ण पद्धति नहीं है? तो जो उचित मोल भाव होता है ना, वो कपटपूर्ण पद्धति मंडी की नहीं है, ठीक है। केंद्रीय गोदाम निगम की स्थापना कब की गई? तो वो की गई सन 1957 में। अच्छा, नाबार्ड, देखिए फिर से नाबार्ड का क्वेश्चन आ गया है। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में प्रारंभ की गई थी। भारतीय ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता का कारण है। तो पैतृक ऋण भी है, यानी कि जो आपके दादा परदादा अपने फादर से मिला पैतृक हो गया है ना, कम आय और निर्धनता हो गया, और भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार। तो ये तीनों ही ऑप्शन है, ठीक है। तो सही आंसर है हमारा डी। चलिए, भारत के किस स्तर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किए गए? तो ये जो था आपका ये स्तर की जगह यहाँ पर एक्चुअली राज्य वर्ड आना था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, स्तर नहीं आएगा। तो वो सिक्किम और गोवा है, ठीक है। सिक्किम और गोवा में जो है क्षेत्रीय जो रीजनल रूरल बैंक होती है उनकी स्थापना नहीं की गई। शॉर्ट में हम इन्हें RRB भी कहते हैं। कृषि मूल्यों के स्थिरीकरण के मुख्य उद्देश्य हैं। तो तीनों ही हैं कि किसानों के हितों की सुरक्षा भी होती है, उपभोक्ताओं के हितों की भी सुरक्षा होती है, और निर्मित वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता भी होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें कि उपयुक्त सभी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1965 में। कृषि मूल्य आयोग का गठन हुआ था, तो वो हुआ था 1965 में, ठीक है। दोनों के आंसर 1965 है। कृषि मूल्य आयोग का वर्तमान नाम है, तो वो है CACP, ठीक है, शॉर्ट में है नाम CACP। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में स्थान है। तो उर्वरक उत्पादन जो करता है तो वो स्थान है तृतीय, यानी कि थर्ड। भारत में कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मूल्य नीति किस वर्ष से अपनाई गई है? वो अपनाई गई है सन 1965 से। गेहूं और धान के बारे में सरकार कौन सा मूल्य घोषित करती है? तो वो करती है अधिप्राप्ति मूल्य। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूल्यों में उच्चावचन का कारण नहीं है? ठीक है, तो वो मैं देखिए आगे नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन है, तो ये है आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी, किसान का परिश्रम। ठीक है, किसान कैसी ही लेबर कर ले, कितनी ही लेबर कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले। खाद्यान्नों की अंतर्देशीय वसूली की जाती है, तो 4 प्रकार से की जाती है। SFDA का संबंध है, तो वो है द्वितीय श्रेणी के कृषकों से, यानी कि किसानों से। योजना आयोग ने डैश भूमि वाले किसानों को लघु कृषक माना है, तो जिनके पास 3 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक की भूमि है उनको लघु कृषक माना है। कृषकों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया, तो वो सन 1949 में किया गया। कुल श्रम संख्या में श्रमिकों का अनुपात है, तो वो है 21.5%।
भारत में सिंचाई का सबसे पुराना साधन कौन सा है? तो ये आप सब जानते ही होंगे, तालाब। वृहद सिंचाई योजना में कृषि योग्य कमान क्षेत्र कितना होता है? तो वो होता है 10,000 हेक्टेयर से अधिक। ध्यान रखेंगे, 10,000 हेक्टेयर से अधिक। लघु सिंचाई योजना में कृषि योग्य कमान क्षेत्र कितना होता है? तो वो होता है 2,000 हेक्टेयर तक। ठीक है, दोनों देखिए मैंने आपको आंसर बता दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो लघु होता है यानी कि कम होता है, उस लघु सिंचाई क्षेत्र में तो योजना में हो गया आपका कृषि योग्य कमान क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर तक, और वृहद सिंचाई में हो गया 10,000 हेक्टेयर से अधिक। भारत में कुओं, जो कि हम नलकूप भी बोल देते हैं, तो नलकूप सहित द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग कितने भाग की सिंचाई की जाती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होती है 1/2, यानी कि आधे की। भारत में नहरों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग कितने भाग की सिंचाई होती है? तो नहरों द्वारा होती है 1/3 की। भारत के लिए एनपीके का मानक अनुपात क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो वो है 4:2:1, है ना, 4:2:1। और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य नहीं है? तो वो है आपका आवास निर्माण। ठीक है बच्चों, ये आपकी जो सेकंड यूनिट है वो कवर्ड हो गई है। तो पहले मैं आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग 600 प्लस में क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं कुछ आपको थोड़े से एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट बच्चों जरूर विजिट करते रहिएगा, चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हो चाहे प्राइवेट के स्टूडेंट्स हो, है ना। पहले मैं हिंदी मीडियम में करवाऊंगा, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चंस का मैं अरेंज कर रहा हूँ। जैसे इंग्लिश मीडियम में भी अरेंज होंगे तो वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है व्यूअर्स, तो चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।